दोस्तों नमस्कार। कॉरपोरेट और कॉरपोरेट की पूंजी क्या भारत के लोकतंत्र को हड़प सकती है? अगर देश की राजनीतिक सत्ता जिसे जनता ने चुना है, अगर वो जनता के सरोकारों को छोड़ दे और कॉरपोरेट के साथ बेहतरीन तालमेल बैठा ले और इस देश के हर क्षेत्र में कॉरपोरेट की मौजूदगी खुले तौर पर इस देश की नीतियों के आश्रय होने लगे, तो फिर मुनाफा बचेगा या लोकतंत्र बचेगा? या इस लोकतंत्र के भीतर सिर्फ मुनाफा ही नहीं रहेगा? यह सवाल कांग्रेस से बेहतर और कौन जान सकता है, जिसने इस देश के भीतर में खुली बाजार व्यवस्था को लेकर आए, जिसने इस देश में कॉरपोरेट को एक जगह दी, जिसने इस देश में कॉरपोरेट आपसी प्रतिस्पर्धा के जरिए इस देश के विकास से जुड़ सके उस रास्ते को बनाया। और यह आज से नहीं, 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर मनमोहन सिंह थे, तब से इस जोड़ी ने अर्थव्यवस्था को बाजार से जोड़ा। लेकिन यह किसे पता था कि दरअसल बाजार से जुड़ती हुई अर्थव्यवस्था एक झटके में इस देश के लोकतंत्र को ही कहीं खत्म तो नहीं कर देगी। दरअसल यह एक ऐसी नब्ज है जिसको राजनीतिक तौर पर पकड़ पाने की स्थिति में अभी तक कोई आया नहीं था। और इस देश के भीतर वो तमाम मुद्दे जो इस देश में ओल्ड पेंशन से जुड़े हुए हों, या इस देश के भीतर किसानों की आय से जुड़े हुए हों, या इस देश के भीतर में ड्रोन से जो जमीनों को परखा जाता है और उसकी माप ली जाती है और उसको डेवलपमेंट का हिस्सा बताया जाता है, वह भी कॉरपोरेट की पूंजी से जुड़ा हुआ हो सकता है। इस बात का जिक्र इससे पहले कभी किसी ने किया नहीं। कमोवेश पहली बार अगर इन तमाम परिस्थितियों को आप परखें और राहुल गांधी की न्याय यात्रा के वक्त में वह जिन मुद्दों की गारंटी खुले तौर पर अब लेने लगे हैं, उसमें पहली बार यह सवाल आ गया है कि इस देश के भीतर में कॉरपोरेट और सत्ता के मिली भगत की नब्ज को राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। हालांकि इससे पहले राजनीति सामान्य तौर पर मुद्दों के आश्रय होती थी, नीतियों को लेकर होती थी, लेकिन यह कोई बात खुले तौर पर कहता नहीं था कि इस देश के भीतर में चाहे मेड इन इंडिया हो या मेक इन इंडिया हो, वो आत्मनिर्भरता का नारा हो, या इस देश के भीतर आदिवासी ग्रामीण इलाकों में विकास का जिक्र हो, इस देश में किसानों की आय का जिक्र हो, या एफसीआई गोडाउन भी खत्म करने की परिस्थिति हो, तमाम क्षेत्रों में कॉरपोरेट सत्ता के साथ मिली भगत कर कैसे हावी हो चला और हर क्षेत्र के लोगों के सामने इस दौर में मुश्किल आती चली गई। स्थिति इतनी विकट हुई कि इस देश में जो नया शिक्षा को लेकर जो पॉलिसी सामने निकल कर आई, वह भी सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों के इर्द गिर्द ही रेंगने लगी। यानी अभी तक छितराई हुई अवस्था में इन बातों का जिक्र होता था, इन नीतियों को लेकर या किसी एक क्षेत्र को लेकर। पहली बार राहुल गांधी अगर इस नब्ज को पकड़ चुके हैं और जिन बातों की गारंटी अब वो अपनी न्याय यात्रा के दौर में दे रहे हैं, उससे दो बातें तो खुले तौर पर सामने आ चुकी है। पहली बात, इस देश की आर्थिक नीतियों को कॉरपोरेट के हवाले क्या मोदी सत्ता ने कर दिया है, और उसी मोदी सत्ता से इस दौर में इंडिया टकराना चाहता है। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, या कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को उभारना चाहती है और जनता इन मुद्दों को समझ जाए। दूसरी बात, जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के जरिए या फिर भारत सरकार के जरिए जिस विकास, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तमाम बातों का जिक्र किया गया, उसके जरिए देश के ऊपर सिवाय वसूली, वह भी टैक्स वसूली से हटकर कुछ भी नहीं सामने आया। लेकिन कॉरपोरेट को लाभालाभ होने लगा। आंकड़ों के लिहाज से समझिए तो इस देश के भीतर में जो डिसइन्वेस्टमेंट था, वो 4 लाख करोड़ से ज्यादा मोदी काल में हुआ। इस दौर में जो प्राइवेटाइजेशन था, वो तकरीबन 4 लाख से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन के क्षेत्र में भी हुआ, और जो मोनेटाइजेशन का दौर था, वो 6 लाख करोड़ का एक आंकड़ा रखा गया। यानी लगभग 14 लाख करोड़ इस दौर में जो इस देश की राष्ट्रीय संपत्ति थी,
जो पब्लिक सेक्टर का हिस्सा था, जो इस देश के खनिज संसाधन थे, उन सबको ट्रांसफर कॉरपोरेट के हिस्से में कर दिया गया। और यहीं से सवाल उठा, जब किसानों का आंदोलन अब शुरू हुआ तो किसानों की एमएसपी की गारंटी अगर मोदी सरकार नहीं दे पा रही है और खुले तौर पर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया, तो अब उन पन्नों को पलटने की जरूरत है। क्या वाकई इस देश में कॉरपोरेट और उसकी पूंजी इस देश को, लोकतंत्र को खत्म कर अपने मुनाफे को जोड़ते हुए इस देश में गवर्नेंस के तौर पर उभर चुकी है? इन बातों को एक एक पन्ने के तौर पर आज आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें लगता है कल जिस बात का जिक्र राहुल गांधी ने खुले तौर पर किया कि एमएसपी, हम सत्ता में आएंगे तो एमएसपी की गारंटी, कानूनी गारंटी, लेकिन बात यही नहीं रुकेगी, बात इसके आगे तक जाएगी। वो कौन सी बातें थी, आज इन पन्नों को खोला जाए उससे पहले राहुल गांधी के इस वक्तव्य को सुन लीजिए। कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है, इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। दरअसल सरकार जब कहती है कि वह एमएसपी की गारंटी नहीं ले सकती है क्योंकि बहुत बड़ा बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा, लेकिन सरकार की अपनी नीतियों को अगर परखें तो उन्होंने इस देश के किसानों की जो बदहाली की है और उस बदहाली पर रेड कारपेट बिछाने के लिए जिन नीतियों को सामने लेकर आए हैं, वो चाहे सब्सिडी की शक्ल में हो या फिर अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं की शक्ल में हो, अगर इन सभी चीजों को समेटकर इस देश के किसानों को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया जाए तो शायद सरकार के खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। इस दौर में खाद तक में सब्सिडी लगभग 2 लाख करोड़ की, इस दौर में बीजों पर सब्सिडी, इस दौर में 5 किलो अनाज मुफ्त जो वितरण होता है उसको लेकर जो 2 लाख करोड़ का खर्चा है वह भी जोड़िए, और बीमा योजना जिसका लाभ कंपनियों को होता है उसको भी जोड़िए, अलग अलग योजनाओं के जरिए चाहे वो किसान सम्मान निधि की रकम को भी जोड़िए। अगर इन तमाम चीजों को जोड़िएगा तो आपके जहन में एक हल्का सी रकम उभर कर आएगी जो तकरीबन 6 लाख करोड़ के लगभग की होगी। अब सवाल यह है कि एक तरफ 6 लाख करोड़ और दूसरी तरफ 10 लाख करोड़, सिर्फ 4 लाख करोड़ का अंतर है। और 4 लाख करोड़ जैसे ही इस देश के भीतर में, चाहे वो झारखंड का किसान हो, चाहे बिहार का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे पंजाब और हरियाणा का क्यों ना हो, अगर सबको लेकर एक दृष्टि से उनके उत्पादन को एमएसपी के जरिए सरकार खरीदती है तो एक झटके में इस देश के जो छोटे और सीमांत किसान भी हैं उनकी स्थिति भी जो 2,000 रुपए हर 4 महीने पर जो सरकार देती है उससे बेहतर हो जाएगी। तो यह तो नीतियों का खेल है, सरकार की अपनी राजनीति का खेल है, लोक कल्याणकारी योजनाओं के बार बार बताने का खेल है। लेकिन इसके भीतर का सच उस कॉरपोरेट के जरिए और कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने का क्या है, यह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि लगातार सरकार ने जो जमीनें आदिवासियों की ली, जो ग्रामीण इलाकों में जमीनें ली, जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो पीएसयू चल रहे थे पब्लिक सेक्टर के, उसको कॉरपोरेट के हवाले किया। सरकार अपने तौर पर चाहे इनकार करे, हमें लगता है कि उसकी पूरी लिस्ट आपको बताएं, उससे पहले एक बात राहुल गांधी की और इसलिए सुनिए क्योंकि जब वो रांची पहुंचते हैं तो वहां पर एचईसी, जहां के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है और वो इस देश के भीतर में सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर के तौर पर जब स्थापना हुई तब से रहा, और क्यों उनको कहना पड़ गया कि इस दौर में कॉरपोरेट के हवाले ये नहीं होने देंगे, बकायदा अडानी का नाम लेकर जिक्र हुआ लोगों के बीच में, क्यों करना पड़ा जिक्र, इसके पीछे की परिस्थिति क्या है,
और क्या वाकई सरकार इस देश के भीतर में तमाम पब्लिक सेक्टर को बेच रही है? जो सरकार इनकार करती है, लेकिन उस कच्चे चिट्ठे को बताना होगा। लेकिन पहले सुनिए ये बात। बीजेपी के लोगों से मैं कहता हूं, कर लो जो करना है। अदानी का नाम एचईसी पे नहीं लगेगा, हम नहीं लगने देंगे। ये देश की पूंजी है, ये किसी उद्योगपति की पूंजी नहीं है। ये फ्री गिफ्ट अदानी को नहीं मिलेगा, ये हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। और हमारी सरकार आएगी तो जो आपको सपोर्ट की जरूरत होगी वो आपको सपोर्ट मिलेगी और आपको कंपेटिटिव बनाया जाएगा। भाई और बहनों, पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। यह देश का सच है, मौजूदा सरकार का सच है। उसने जितनी बड़ी तादाद में इस देश में पीएसयू को निजी हाथों में सौंपा है, उसको भी कई तरीके से पैसा कमाने के लिए सरकार ने काम किया है। कुछ के शेयर बेच डाले, कुछ पूरी कंपनी बेच डाली। अगर बीते 10 बरस का खाका एक निकाल कर आप देखना शुरू कीजिएगा तो 4,20,000 करोड़ का पूरा आंकड़ा डिसइन्वेस्टमेंट के इर्द गिर्द आकर खड़ा हो जाएगा, जिसमें से 3,15,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी स्टेक्स जो होते हैं उसको सेल किए गए, और स्ट्रेटेजिक ट्रांजैक्शन जो था, यानी स्ट्रेटेजिक क्षेत्र का जो ट्रांजैक्शन था, उसके जरिए तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए सरकार ने कमा लिए। कौन सी कंपनियां थी वो? एचपीसीएल थी, आरईसी थी, डीसीआईएल थी, एचएससीसी थी, एनपीसीसी थी, निप्को थी, टीएचडीसी थी, कामराज पोर्ट था, एयर इंडिया था, एनआईएनएल था। और इतना ही नहीं, अगर इस फहरिस्त को आप अगर शेयर के जरिए परखिएगा और पिछले दिनों देखना शुरू कीजिएगा, पिछले बरस यानी 2023 में कोल इंडिया के 3% शेयर बेच दिए, रेल विकास निगम के 5.36% शेयर बेच दिए, एसजेवीएन लिमिटेड को 4.92% शेयर बेच दिए, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के 10% शेयर आपने बेच दिए, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के 8% शेयर बेच दिए, एनएचपीसी के 3.5% शेयर बेच दिए। यह सिर्फ 2023 में हुआ है। उससे पहले चले जाइएगा तो ओएनजीसी 1.5% शेयर बेचा आपने, एलआईसी 3.5% शेयर बेचा आपने, पीपीएल लगभग 20% शेयर बेचे आपने, आईआरसीटीसी 5% शेयर बेचे आपने, एचएएल 3.5% शेयर आपने बेचे। ये तमाम कंपनियों की एक पूरी फहरिस्त है जिसमें आप शेयर बेचते हैं, पूरी कंपनी नहीं बेचते हैं। और जहां पूरी कंपनी बेचते हैं उसके जरिए इस बात की जानकारी देते हैं कि उसमें कुछ अभी भी सरकार अपने तौर पर उसको मोनेटाइज कर रही है। और यह एक ऐसा आंकड़ा था जिसके जरिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन तक जो 6 लाख करोड़ की क्रिएट की गई 2022 में, और उसका खत्म होना है 2025 तक का टारगेट है 6 लाख करोड़। अब यहां पर सवाल सबसे बड़ा यह है कि सरकार जो डेवलपमेंट के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, प्रधानमंत्री मसलन बतलाते हैं कि देखिए हम ड्रोन के जरिए इस देश के किसानों को लाभ पहुंचाएंगे जिससे वो जमीन का आकलन कर सके। लेकिन क्या ये सही मायने में ये बात नहीं है? जब आपकी पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी ही कॉरपोरेट के लिए हो जाए तो आप उन डाटा को, उस आंकड़े को उस कॉरपोरेट के इस्तेमाल के लिए यूज करेंगे। और यही वो वजह है जिसको लेकर इस बात का जिक्र होता है कि जब अलग अलग मंत्रालयों से पूछा गया कि आपके अपने क्षेत्र में कितनी चीजों को आप बेच सकते हैं, कितनों को मोनेटाइज कर सकते हैं, तो 17 मंत्रालय निकल कर आए अपने तौर पर बताने के लिए कि देखिए हम ये कर सकते हैं, इस रूप में किया जा सकता है। और वो एविएशन का क्षेत्र हो, पोर्ट का क्षेत्र हो, माइनिंग का क्षेत्र हो, टेलीकॉम का क्षेत्र हो, रेलवे का क्षेत्र हो, या पावर ट्रांसमिशन हो, या पावर जनरेशन हो, और यहां तक कि नेचुरल गैस की पाइपलाइन में भी उसको भी मोनेटाइज करने की दिशा में बढ़ गए। अब यह सवाल सबसे बड़ा है, क्या इतनी बड़ी तादाद में अगर कॉर्पोरेटाइजेशन की दिशा में गवर्नमेंट की पॉलिसी बढ़ चुकी है और राहुल गांधी हर जगह जाकर यह गारंटी ले रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो हम इसको पलट देंगे, इसको होने नहीं देंगे, इस सच को आप समझ जाइए, तो इसके मतलब मायने दिल्ली के लिए मुश्किल इसलिए हो चले हैं क्योंकि जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट मॉडल
इस दौर में मोदी सरकार ने खड़ा किया, उसकी उस नब्ज को सिर्फ पकड़ा गया है इस दौर में कि यह सिर्फ कॉरपोरेट के लिए ही हो रहा है। सुनना चाहिए कि ड्रोन के जरिए जमीनों की माप के बाद कैसे कॉरपोरेट को लाभ होगा, इसका जिक्र भी इसी न्याय यात्रा से निकला है। आज मैं निकल रहा था, रास्ते में मुझे लोगों ने रोका, कहा कि देखिए ये ड्रोन जो सर्वे हो रहा है, ये ड्रोन सर्वे हो रहा है, इसको आप रोकिए। तो यात्रा में हम लोगों से बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं क्या हो रहा है, उड़ीसा में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया देखिए नई चीज निकली है, ये ड्रोन सर्वे है, ऊपर से ये ड्रोन उड़ा देते हैं और ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये आदिवासियों की जमीन चोरी करने की तैयारी हो रही है। ये क्या करेंगे, ये गांव-गांव में जाएंगे और कहेंगे कि देखो भैया ये जमीन इस व्यक्ति की है, ये जमीन इस व्यक्ति की है, मगर ये जो जमीन है जिसको ग्राम सभा की जमीन कहा जाता है, ये किसी की नहीं है। बात समझ गए आप? तो ये जो आगे पीछे ड्रोन घूम रहे हैं ना, ये अदानी का काम किया जा रहा है यहां पे। दरअसल राहुल गांधी जिन मुद्दों को जिस तरीके से उठा रहे हैं, इससे पहले भारत की राजनीति में कम से कम इस देश की आर्थिक नीतियों को लेकर इतने माइन्यूट तरीके से देश की जनता, वह भी ग्रामीण जनता, वह भी आदिवासी समुदाय के बीच जाकर इन बातों का जिक्र इससे पहले कोई पॉलिटिशियन करता नहीं था। लेकिन इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता ने भी राष्ट्रवाद की जो नई परिभाषा पूंजी के आश्रय गढ़ी और जनता के भीतर जो मैसेज यह दिया कि हम इस देश को किस रूप में विकसित कर रहे हैं और 2047 तक भारत कैसे विकसित राष्ट्र हो जाएगा, इसके लिए चाहे वो आत्मनिर्भरता का नारा हो, चाहे लोकल फॉर वोकल का नारा हो, ध्यान दीजिए, लेकिन जनता के बीच इंडस्ट्री का खुलना और इंडस्ट्री जनता के मालिकाना के तहत हो और वहीं के मजदूर काम कर रहे हों, इस दृष्टि से देखिएगा तो इस देश के भीतर में आपको 3 या 4 राज्य ही मिलेंगे जहां इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर है। बिहार में गायब है इंडस्ट्री, झारखंड में गायब है, बंगाल में गायब है, छत्तीसगढ़ में गायब है, मध्य प्रदेश में गायब है। जिस तर्ज की बात हो रही है, सवाल है कि इस देश राजस्थान की यही परिस्थिति है, तो इसका मतलब है कि कॉरपोरेट के लिए ही पूरा का पूरा नेशनलिज्म या डेवलपमेंट और या राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है, जो विकास के साथ जुड़ जाए, यह कॉरपोरेट की पूंजी को बढ़ाएगी। और इसी पूंजी को बताने के लिए क्या इस नए न्याय यात्रा के माध्यम से चीजों को राहुल गांधी इसलिए आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि जनता कम से कम समझ तो जाए कि जो भी विकास का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी करते हैं वो दरअसल कॉरपोरेट के विकास का जिक्र हो रहा है, वो उनके विकास का जिक्र नहीं हो रहा है। क्योंकि जब आप और माइन्यूट स्थिति में आएंगे तो इस देश के भीतर में जो ग्रामीण इलाके में जमीन अलग अलग प्रोजेक्ट के नाम पर ली गई या आदिवासियों की जो जमीन ली गई, वो सरकारी योजनाओं के लिए नहीं ली गई, वहां पर कोई सरकारी योजना नहीं बनी। और महत्वपूर्ण बात तो यह भी है कि जो सड़क और रेल के लिए जमीन ली गई वह भी निजी हाथों में सौंप दिया गया, क्योंकि इस दौर में रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन था वो 1,52,496 करोड़ और 2 लाख करोड़ से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन जो बड़ी कंपनियों को दिया गया सड़क बनाने के लिए। और सड़क और रेलवे और उसके पैरेलल में एविएशन, उसको भी ले आइए, यानी वायु की स्थिति हो, जमीन की स्थिति हो, सड़क रेल की स्थिति हो, सब कुछ निजी हाथों में सौंपा गया। और यह बाकायदा गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स बताने लगे कि एविएशन के क्षेत्र में 20,000 करोड़ से ज्यादा, रेलवे के क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा, रोड के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में 2 लाख करोड़ से ज्यादा। और ये अलग अलग तरीके से जो माइनिंग का क्षेत्र है उसमें भी लगभग 30,000 करोड़ के करीब, जो पाइपलाइन है नेचुरल गैस की उसमें भी लगभग 25,000 करोड़ से ज्यादा, जो पावर ट्रांसमिशन है उसमें भी 45,000 करोड़ से ज्यादा, और जो पावर जनरेशन है उसमें भी तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए। ये आंकड़े बतलाते हैं कि कॉरपोरेट के हिस्से में इसे जाना है, जनता के साथ नहीं जुड़ना है। तो जनता अपने तौर पर
एक आम नागरिक की शक्ल में उसको रोजगार कहां मिलेगा, वो काम कहां पर करेगी? और जो उसकी विरासत की अपनी जमीन चली आ रही थी, पुरखों की जमीन चली आ रही थी, वो डेवलपमेंट के नाम पर तो ले लिया सरकार ने। इसको भी बहुत माइन्यूट तरीके से कहने की कोशिश इस न्याय यात्रा के दौर में हुई है। सुनिए जरा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आज से 7-8 साल बाद आप अपनी शर्ट के पीछे देखो, उसके पीछे लिखा हो मेड इन झारखंड। और फिर आप देखो कि आप पूछो भैया ये कहां बन रही है शर्ट, और यहां पे एक फैक्ट्री हो, यहां गांव में जो लोग हैं वो उस फैक्ट्री में काम करें, गांव से लोग उस फैक्ट्री को चलाएं, मैनेजमेंट दरअसल में हो। सवाल तो यही है कि क्या वाकई इस देश के भीतर में आम नागरिक इस बात को समझ गया है या समझ पाएगा कि इस देश में विकास का पूरा ढांचा कॉरपोरेट के नेटवर्थ, उसकी पूंजी, उसके मुनाफे से जुड़ा है। और इसीलिए इस देश के भीतर में लोकतंत्र भी खत्म तो नहीं हो रहा है। यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब सत्ता होती है तो वो विपक्ष से टकराती है। लेकिन यह किसे कहां पता था कि विपक्ष के लोगों को ही अपने साथ ले आना है और उनको अपने साथ लाकर विपक्ष को कमजोर कर देना है। और साथ लाने की एवज में जाहिर है उनको बहुत रियायत दी जाएगी, वो कानूनी तौर पर रियायत हो, पैसे के तौर पर रियायत हो। इस देश में विधायक और सांसदों का खरीद फरोख्त तो बाखूबी हर किसी ने देखा। कोई पूछ भी सकता था ये पैसा कहां से आता है। लेकिन इसके बाद की परिस्थिति नाजुक हो गई जब इस देश में एजेंसियां भी काम करने लगी सरकार के इशारे पर। लेकिन उसके आगे का सवाल यह था कि आप उस तरफ मत रहिए, यानी अगर आपने अपराध किया है तो आप इस तरफ आ जाइए और राजनीतिक तौर पर विपक्ष को कमजोर कीजिए। इस कतार में अगर आप इंडिया का ही परीक्षण शुरू करें और उससे पहले अगर आज की तारीख में आपसे बात करें तो महाराष्ट्र में देखिए, मिलिंद देवड़ा राज्यसभा में जाएंगे, पहले कहा कांग्रेस में थे। अशोक चौहान कांग्रेस में थे, पूर्व मुख्यमंत्री है, वह भी बीजेपी भेज रही है। आरपीएन सिंह मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, वो उत्तर प्रदेश से आ जाएंगे, वो बीजेपी में चले आए। एक लंबी कतार है जो कांग्रेस के नेताओं की है, जो कि खास तौर से इंडिया से खास जुड़े छत्रपों की भी है। इसीलिए छत्रपों की एकजुटता अगर बंगाल में टूट गई, पंजाब में टूट गई, दिल्ली में टूट गई और राजनीतिक तौर पर सब अपनी मजबूरी राजनीतिक ताकत की दिखा रहा है, तो यह सब कुछ इतना आसान नहीं है कि उसकी राजनीतिक ताकत बढ़ जाएगी। वो बची रहे, उस बचे रहने की सौदेबाजी का ये दायरा होता है। लेकिन फिर आखिरी सवाल वहीं आता है, तो क्या सरकार अब इस नब्ज को जब कोई पकड़ चुका है और राजनीतिक तौर पर जनता जानने समझने लगेगी, तो जनता ही इस देश के भीतर में विपक्ष के तौर पर उभर कर सामने आ जाए, उससे पहले अपनी चुनावी जीत पर मुहर लगा लेनी है। और यह मुहर तभी लग सकती है जब विपक्ष गायब हो जाए और विपक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों को मत दिया जाए, उन आरोपों के दायरे में आने वाले व्यक्तियों को अपने साथ ले लिया जाए। यह एक राजनीतिक चक्रव्यूह नहीं है, यह इस देश के भीतर में लोकतंत्र को खत्म करने की परिस्थितियां हैं, जिसमें हावी कॉरपोरेट की पूंजी है, उसका मुनाफा है। और उस मुनाफे और कॉरपोरेट की पूंजी पर इस देश में सत्ताधारी की राजनीति टिक गई। और सत्ताधारी की राजनीति ने अलग अलग तरीके से कभी संसद का सहारा लिया तो इस देश में इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया, कभी अपनी ताकत का सहारा लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई करने के दौरान ऑर्डर ही रिजर्व कर लिया। अलग अलग तरीके से अगर चीजों को आप परखना शुरू करेंगे तो आपके भीतर आखिर में दो ही सवाल बचेंगे। तो क्या सत्ता परिवर्तन बहुत मुश्किल है? यहां पर कोई भी कह सकता है कि राजनीतिक तौर पर विपक्ष जितना कमजोर किया जा चुका है, ऐसे में इस देश की राजनीति किसी पारंपरिक चुनाव के जरिए सत्ता परिवर्तन कर पाए, यह बड़ा मुश्किल काम है। आसान काम इस देश के भीतर की जनता का है जो राजनीतिक तौर पर परिपक्व हो जाए। सवाल यही है। और इसीलिए जब राहुल गांधी एक के बाद एक गारंटी किसी भी समुदाय विशेष से मिलते हैं, उस समुदाय विशेष के मुश्किल हालातों को समझकर जब ये कहते हैं कि हम आएंगे तो इसकी गारंटी लेते हैं, यह दिल्ली के भीतर एक बेचैनी पैदा करता है। और यह बेचैनी आने वाले वक्त में, अब तो 20, 25, 29 दिन बचे हैं, नोटिफिकेशन 10 मार्च तक आ जाएगा, उससे पहले
चाहे किसान आंदोलन पर आंसू गोले छोड़ती हुई पुलिस हो, चाहे कॉरपोरेट का बढ़ता हुआ नेटवर्थ के बीच इस देश में ईडी और सीबीआई की बढ़ती हुई सक्रियता हो, सब कुछ बहुत तीखा होगा। और राजनीतिक तौर पर मामला सिर्फ ममता या केजरीवाल तक नहीं टिकेगा, बात आगे भी जाएगी। जो महाराष्ट्र में चौहान तक गई है, यह मध्य प्रदेश की चूल्हे भी हिलाने वाली है। कुछ इंतजार करना होगा, और यह इंतजार आपको हरियाणा को लेकर भी करना होगा। वहां पर भी विपक्ष की चूल्हे हिलेंगी। जो कांग्रेस के भीतर की आवाजें हैं वह भी सिमटेगी या साथ खड़ी हो जाएगी। सिर्फ आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि यह गारंटी कहीं दिल्ली की सत्ता पर भारी हो चली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।